इवनिंग और गुड मॉर्निंग बाकी बाहर वालों को। तो आज जो है हमारा क्लास है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो ये हमारे भारत के अंदर जो सेंट्रली नियुक्त आर्म फोर्सेस हैं उनको उनके बारे में है। ये इनको अमूमन जो है पहले पहले क्या बोला जाता था, पैरा मिलिट्री फोर्सेस। अब पैरा मिलिट्री फोर्सेस यानी कि बोला जाता था कि वो आर्मी की जैसे आर्म फोर्सेस की जैसे काम करेंगी, लेकिन हकीकत में वो आर्मी नहीं है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ओके, सो आज इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और आपको सबको बताएंगे। सो पैरा मिलिट्री फोर्सेस क्या है? एक सेमी मिलिट्री फोर्स है और जिनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, टैक्टिक्स जो है, ट्रेनिंग, सब कल्चर, सभी चीज जो है जिस प्रकार से आर्मी की होती है उसी प्रकार से है। हम एयरफोर्स और नेवी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि स्थल सेना के रूप में काम करती है। लेकिन ये इसमें एक फर्क है थोड़ा सा। जो हमारी आर्मी है वो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं ये आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे, एमएचए के नीचे। तो यानी इनके ऊपर जो जिसका दबाव है वो है होम मिनिस्टर का, और आर्मी के ऊपर होता है डिफेंस मिनिस्टर। तो ये मेजर फर्क आता है। यानी कि इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो एमएचए के ऊपर है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल इसके अंदर दो प्रकार के रहते हैं। कभी कभी जब ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं तो एमएचए के नीचे ही ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगा, और कभी कभी इनको जो है आर्मी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। जैसे कि कई जगह आते हैं जब ऑपरेशंस होते हैं, लड़ाई जैसे होती है, या कश्मीर के अंदर, तो ये आर्मी के नीचे काम करते हैं। और क्योंकि आर्मी के नीचे काम करते हैं तो इसके ऊपर ऑपरेशनल कंट्रोल एमओडी का रहता है। सो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इन शॉर्ट जो बोलते हैं सीएपीएफ। सीएपीएफ शुरू में इनको बोला जाता था पीएमएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और मार्च 2011 के बाद इन सभी फोर्सेस को एमएचए के नीचे लाया गया, और इनको कंफ्यूजन ना हो इसलिए उनका नाम रख दिया गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। अभी इनका काम क्या है? आर्मी का जो मेजर काम है कि दुश्मन जो बाहर से हमला करता है इंडिया के ऊपर लड़ाई के दौरान, उनसे मुठभेड़ करना। लेकिन जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं, उनकी कौन सी, हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात कर रहे हैं, हर एक का अलग अलग रोल दिया हुआ है, जिसके तहत एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर, और इंटरनल सिक्योरिटी जहां पे भी कहीं मिलिटेंसी है, नॉट मिलिटेंसी बट हम बोलेंगे नक्सलिज्म है या इंसर्जेंसी है, तो वहां पर। और कभी कभी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इलेक्शन के वक्त, या कहीं कहीं कभी कभी आपने देखा किसान आंदोलन हो गया। तो ऐसे ऐसे जब कर्म होते हैं, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, तो जहां पे ज्यादा पुलिस के जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर, तो वहां पर ये सीएपीएफ का काम आता है, इनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है। अब जो कि काफी सारी हमारे पास सीएपीएफ है, टोटल 7 को हम काउंट करते हैं। इसके बाहर जो है कुछ एक दो और फौज हैं जो कि सीएपीएफ में नहीं आते, लेकिन उनका काम भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो टोटल ये 7 है, और हरेक का काम अलग अलग है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे काम करती हैं, और सब की सब का एक अलग अलग डायरेक्टर जनरल है, जो कि एक आईपीएस से नियुक्त होता है, एक्सेप्ट असम राइफल्स,
जिसमें का जो डायरेक्टर जनरल है वो आर्मी से होता है। अब ये कौन कौन सी 7 सीएपीएफ है? सबसे पहला है असम राइफल्स। असम राइफल अमूमन जो है नॉर्थ ईस्ट में ही डिप्लॉयड है। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब जैसा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इनका जो मेन कार्य है वो है इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करना। अब इसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर, सारे इंटरनेशनल बॉर्डर ये सिक्योर नहीं करते, सबको अलग अलग इसमें बांट हो रखी है, तो वो अभी मैं बताऊंगा इनका क्या क्या रोल है। फिर आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। फोर्थ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। फिफ्थ है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस या आईटीबीएफ, आईटीबीएफ, आईटीबीपी सॉरी। और अगला है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। एंड लास्ट में आता है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। अब ये 7 नाम हैं, 7 इनका अलग अलग कार्य है, इनकी यूनिफॉर्म भी अलग अलग है, लेकिन इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो एक ही प्रकार की है। जो इनकी कार्यशैली है और कार्य करने जो उनको कार्य दिया जाता है वो एक ही दिया जाता है कि देश की सेवा, देश की देखभाल, चाहे भले ही वो बाहरी ताकतों से होए चाहे अंदरूनी ताकतों से हो। अब हम एक एक करके इनको कवर करेंगे। सबसे पहले जो हम बताएंगे आपको असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल एक पुलिस फोर्स थी जो कि ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश करी थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफी दूर देश इलाके में वहां पे ब्रिटिश फोर्स, तो अंग्रेजों की फौज जो है बहुत कम थी, तो ये असम राइफल को एक पुलिस फोर्स की जैसे उन्होंने तैनात किया था 1835 में, और इसलिए ये सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। आज की तारीख में इसके पास 46 बटालियंस हैं। ये असम राइफल जो है इसने देश की सेवा में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे कि आप लोगों को पता है, पढ़ा होगा कि हर स्टेट में, आप कौन कौन से स्टेट हैं वो? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और आप सिक्किम को भी काउंट कर सकते हो उसमें। तो ये जो 8 प्रदेश हैं इसमें अलग अलग गुट बने हुए हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट से कुछ शिकायतें थी और इन्होंने बातचीत ना करके अपनी अपनी जो है अपनी अपनी फौज खड़ी कर ली, अपने अपनी ट्राइबल। और वो जो है हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिसेस हैं या हमारी इवन आर्मी है, उनके तहत उन्होंने जंग छेड़ी हुई है। इनको हम इंसर्जेंट्स बोलते हैं, और इनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसको बोलते हैं काउंटर इंसर्जेंसी। तो ये असम राइफल का मेन मुद्दा था कि काउंटर इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट को पूरा हैंडल करना, और साथ ही साथ ईस्ट के अंदर जो हमारे नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश और ईस्ट साइड में म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगता था उसकी भी ये देखभाल करते थे। तो असम राइफल का उस वक्त काम था 2, काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन। अभी हाल में ही कुछ पिछले 4-5 साल के अंदर जो है ये थोड़ा सी इसमें तब्दीली आई है, और असम राइफल का थोड़ा सा जो रोल है उसमें थोड़ा सा कमी करी है। असम राइफल आज की तारीख में टोटल 1643 किलोमीटर जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है सिर्फ अब उसकी निगरानी कर रहा है, और साथ में काउंटर इंसर्जेंसी की देख रेख करता है त्रिपुरा में, मिजोरम में, साउथ असम, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अभी जो है इस असम राइफल का, जैसे मैंने बताया
कि इसके ऊपर डुअल कंट्रोल है। डुअल कंट्रोल मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो है एमएचए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है इसका जो ऑफिसर्स इसमें जाते हैं वो आर्मी से जाते हैं, और इसलिए इनका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, यानी कि किस प्रकार से इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, किस प्रकार से ये काम करेंगे, उसके लिए ये एमओडी या आर्मी के नीचे आते हैं। इनको अलग अलग तरीके नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, क्योंकि ईस्ट में काफी पहाड़ियां थी तो इसलिए फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल, फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल, और सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सेंटिनल्स यानी कि जो निगरानी रखता है नॉर्थ ईस्ट को हमारे। असम राइफल में इतने सालों से ये काम कर रही है हमारे देश की रक्षा के लिए, तो इनको जो है प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा इनको सम्मान, इनके जो लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है। ओके, और इनको अगर हम मेडल्स की जो मेन मेडल्स की बात करें सिर्फ, तो उसके तहत इनको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया है बहुत सारे लोगों को। अगली फौज आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ। बीएसएफ जो है हमारे बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करती है, और ये हमारे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पीस टाइम के अंदर जब लड़ाई नहीं छिड़ी है तो उस समय बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ही डिप्लॉय रहती है। अब आप लोग बोलेंगे कि कई जगह तो आर्मी लगी हुई है। हाँ, आर्मी लगी है। क्यों? क्योंकि कश्मीर में हम देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वहां पे एलओसी है, एलसी है और एलएसी है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलसी इज लाइन कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और फिर एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। सो अब इसमें क्या फर्क है कि लाइन एलसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उसमें जहां पे हमारे जो फौज है तैनात है तो वहां पे ही बाउंड्री खिंच जाती है। एलएसी के अंदर जो एक्चुअल जहां पे हम लोग आज की तारीख में बैठे हुए वही माना जाता है कि ये हमारी बॉर्डर है, जो कि फ्लूइड है, डायनेमिक है और चेंज होता रहता है। हम आज एक दिन सुनते रहते हैं कि हमारे चाइनीज घुसाए हमारे अंदर, तो उसका काफी अलग से क्लास चल सकता है, लेकिन यही जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर, एलसी और एलएसी सब अलग अलग है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो जिम्मा है वो सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर से ही इनकी जिम्मेदारी है। अभी पहले बीएसएफ की जिम्मेदारी नेपाल बॉर्डर पे भी थी, भूटान बॉर्डर पे भी कुछ कुछ थी, और पाकिस्तान बॉर्डर पे थी। आज की तारीख में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान से लगा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर है उसी की देखरेख करती है। इसके साथ साथ कभी कभी इनको काउंटर इंसर्जेंसी रोल में भी डिप्लॉय किया जाता है। अभी लड़ाई के वक्त जो हमारे पीछे वाले इलाके हैं, कहीं कहीं पे कई जगह आर्मी डिप्लॉयड रहती है, तो लड़ाई जब छिड़ जाती है तो इनकी जगह आर्मी पहुंच जाती है बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और ये पीछे आ जाते हैं आर्मी के, और जहां पे आर्मी बैठी हुई है वो सब इलाके की देखरेख करना शुरू कर देते हैं। आज की तारीख के अंदर बीएसएफ की 192 बटालियंस हैं, और इसके साथ 7 आर्टिलरी बटालियंस भी हैं। बीएसएफ के पास थोड़े से कुछ हवाई जहाज भी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये दूर दराज इलाके में जहां तैनात हैं तो वहां पे हवाई जहाज से ही जाना पड़ता है। ओके, इसके बाद आता है, नेक्स्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो है इसका इस्टेब्लिश हुआ था बाय इनैक्टमेंट ऑफ सीआरपीएफ एक्ट 1949, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद। और
आज की तारीख में ये नफरी के हिसाब से सबसे बड़ी फौज है। इसके अंदर 246 बटालियंस हैं और तकरीबन 3 लाख लोग हैं। अब ये कंपेयर करिए कि हमारी आर्मी की जो नफरी है तकरीबन 11 लाख है, लेकिन सीआरपीएफ की सिर्फ 3 लाख है और 246 ही बटालियन हैं। अभी सीआरपीएफ का जो मेन रोल है वो है काउंटर इंसर्जेंसी, यानी कि जो हमने बताया था इंसर्जेंट्स जो हैं, जो देशद्रोही करते रहते हैं जो लोग, उनसे काउंटर करना, उनको गलत हरकतों से करने से रोकना। साथ साथ सीआरपीएफ जो है हर एक प्रदेश के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर अपनी अपनी पुलिस होती है, उनको भी एडिशनल असिस्टेंट देती है जब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा खराब हो जाता है और उनके बस में के बाहर जाने लगती है। तो जब हालात खराब हो जाते हैं तो सीआरपीएफ, एडिशनल सीआरपीएफ एमएचए नियुक्त करता है हर एक स्टेट को, और ये जाकर वहां तैनाती देते हैं और उनको बीफ अप करते हैं। अभी हाल में जो है यूएन मिशन के अंदर पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। तो पहले तो सिर्फ आर्मी वाले जाते थे, लेकिन हाल के अंदर अभी सीआरपीएफ की बटालियन भी डिप्लॉय होना शुरू कर दी है। तो ये सीआरपीएफ भी करते हैं। तो यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी, पीस टाइम पुलिस एक्शन और यूएन कीपिंग फोर्सेस, और कभी कभी जो कुछ ऐसे हालात आते हैं जैसे कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे भी इनकी ड्यूटी लगती है ताकि इलेक्शन पीसफुली होए। अभी सीआरपीएफ के अंदर एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट भी खोली गई है जिसका नाम है कोबरा के नाम से जाना जाता है, और इनको जो बोलते हैं कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो कोबरा का जो एक्रोनिम है वो है, पूरा फुल फॉर्म है जो है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, यानी कि कहीं पे नक्सलाइट्स और इंसर्जेंट्स कुछ हद से ज्यादा देश विद्रोही वाले काम करने लगते हैं तो वहां पे ये सीआरपीएफ के कमांडो भेजे जाते हैं और वो एक्शन करते हैं, यानी कि और सख्ती से पेश आते हैं। अभी अगली फौज जो है, अगली सीएपीएफ है, वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो एस्टैब्लिश हुई थी अभी 1969 में हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। अब हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खुल गए थे, जैसे कि बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चाहे मेजागॉन डॉक्स लिमिटेड है, और इस प्रकार से करीब 9 हमारे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैं। इसके बाद जब टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे हवाई पट्टियों पे होने लगी, यानी कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी फिर ये इनकी तैनाती करनी शुरू कर दी। इसके अलावा हमारे कुछ बहुत अहम जगह हैं जैसे कि सी पोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, यानी कि जो सेंसिटिव गवर्नमेंट स्थापना है, और कुछ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स भी हैं जहाँ पे जो हमारे हमारे जो नेबर हैं वेस्टर्न फ्रंट में, खासतौर से पाकिस्तान से काफ़ी टेररिस्ट आकर निगरानी देखते रहते हैं कि कहाँ पे हम भारत को कई गुना हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां पर इनकी तैनाती की जाती है ताकि कोई ये टेररिस्ट एक्ट ना किया जा सके। सीआईएसएफ के लोगों को हमारे देश में जो मिनिस्टर्स हैं जिनको XYZ की कैटेगरी दी गई है, उनको भी पर्सनल सिक्योरिटी के रूप में भी अलॉट होती है। अभी ये देखा गया है कि सीआईएसएफ धीरे धीरे करके काफी बड़ी फौज बन गई। पहले बहुत छोटी सी थी और इसके अंदर जो है
पहले सिर्फ आर्मी से जाते थे लोग जो कि रिटायर होकर और फिर यहाँ पे काम करते थे, लेकिन अभी इंडिपेंडेंट हो गया है और इसमें डायरेक्ट भर्ती भी शुरू हो गई है। नेक्स्ट आती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ओके, नाउ आईटीबीपी। नाउ ये आईटीबीपी जो है, जैसे नाम है इंडो तिब्बतन, अब तिब्बत जो है हमारे पूरे नॉर्दर्न साइड में है और जो कि जिसपे अभी चाइना का कब्जा है, तो यानी चाइना से जो लगा हुआ बॉर्डर है उसको देख रेख करने के लिए ये आईटीबीपी का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962, यानी कि जब इंडो चाइना वॉर हुई उसके बाद जो है बीएसएफ के जैसे ये आईटीबीपी का गठन हुआ। अब ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे काफी सारे जो सोल्जर्स हैं वो तिब्बतन ओरिजिन के हैं। आपको पता है जब दलाई लामा इंडिया आ गए थे तो उनके साथ साथ बहुत सारे लोग तिब्बतन ओरिजिन के हमारे इंडिया में आकर रह रहे हैं। अब ये चीज जानने वाली है कि जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है, चाइना से लगा बॉर्डर, वो हाई अल्टीट्यूड पर है, यानी कि 10,000 फीट से ऊपर वाला बॉर्डर है। अब जितनी हाइट पे हम जाएंगे और लगातार रहने में जो हमारे जैसे यूपी या महाराष्ट्र या केरल से या तमिलनाडु से वहां जाकर लगातार नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण जो है असमान ही हम लोग के लिए, लेकिन जो लोग तिब्बतन वाले लोग हैं उनके लिए वो नॉर्मल है क्योंकि उनकी आदत बन गई है। उनके जो लंग्स हैं वो लो ऑक्सीजन में काम करने में सक्षम है। तो इसलिए इस आईटीबीपी के अंदर काफी सारे तिब्बतन्स को एनरोल किया जाता है और इनका तैनाती इसीलिए लगातार ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स में रहती है, बटालियन टू बटालियन, हालांकि रोटेट होते रहते हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके आज की तारीख में 56 आईटीबीपी बटालियंस हैं, जिसमें कि 4 स्पेशलिस्ट बटालियन हैं। अब ये 4 स्पेशलिस्ट बटालियन हैं, कौन सी है, इनका काम क्या है कि इनका काम है एक तरह से कमांडो एक्शन, और ये मूव जब करती हैं तो बर्फ के ऊपर स्कीज के ऊपर मूव करती हैं, यानी पैर एक सिर्फ पैदल चल कर नहीं जाती, ये स्कीज के ऊपर बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं और तेजी रफ्तार से कहीं पे अगर कुछ डेंजर उत्पन्न हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए स्कीज से जाते हैं और फटाफट डिप्लॉय हो जाते हैं। तो ये पूरा ऊपर माउंटेनस रीजन है और बहुत ही डिफिकल्ट एरियाज में ये जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब चाइना ने पंगोंग त्सो में हमारे अंदर घुस आए थे, या आज की तारीख में जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर हमारे एक्शन चल रहा है, तो वहां पे आईटीबीपी ही डिप्लॉयड है। सो आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये काराकोरम पास जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां से लेकर जेलपला पास इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल भारत के नॉर्थ ईस्ट कोने पर है, वहां तक ये डिप्लॉयड है। अब इनका काम बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा इलीगल इमिग्रेशन और ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग को रोकना भी है। तो इनको पुलिस की पावर भी दी गई है। अभी जिस प्रकार से मैंने बताया सीआरपीएफ को मौका मिला यूएन मिशन में जाने के लिए, उसी प्रकार से आईटीबीपी को भी यूएन मिशन में जाने को मिला। और ये जो हमारे यूएन पीस कीपिंग मिशन है, जो कोसोवो में, सियरा लोन, हैती, वेस्टर्न सहारा, बोस्निया, यहाँ सब जगह पर ये भी डिप्लॉय हो चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे जो हमारी हिम्मत वाले हैं और बहुत ही इनका स्टैमिना बहुत हाई है, वो फोर्स है आईटीबीपी।
अगला आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी। अभी जब हमारे देश के अंदर ये टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा शुरू हो गई और अंदर कई कई स्थानों में टेररिस्ट एक्शन हुआ, बम फोड़ दिए उन्होंने, आकर बहुत लोगों को कत्ल कर दिया, उसके बाद जो है ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का गठन हुआ 22 सितंबर 1986 में। ये एक स्पेशल फोर्स है और इसकी एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है और इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट लोग नहीं है, लेकिन ये सारे जो सीएपीएफ बाकी हैं, जैसे कि मैंने बताया आर्मी से, असम राइफल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सभी से जो है वॉलंटियर्स इसके अंदर भेजे जाते हैं। उनकी महीने तो 1 से 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है कठिन, और जो उसमें जब पास होता है तो वही एनएसजी के अंदर रहता है। एनएसजी को जो है नॉर्मल हालात में ये अभी, वैसे तो पहले शुरू में मानेसर में थे, अब ये साउथ में भी इनकी बटालियंस वहां पे डिप्लॉय हो गई हैं और ये एक्सेप्शनल सिचुएशन से डील करते हैं। लोकल पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के सहारा देते हुए उनके ऊपर ये इनकी डिप्लॉयमेंट रहती है ओवर एंड अबव। तो जब कुछ हाथ से बात निकल जाती है लोकल पुलिस से या जो स्पेशल फोर्सेस से वहां जाते हैं, उनको साथ और साथी चाहिए, तो ये एनएसजी भी वहां भेजे जाते हैं। तो इनका रोल है टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज, काउंटर टेररिज्म रोल है इनका। और इनके साथ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी दिए गए हैं कि फास्टेस्ट मूवमेंट, अपने बेस स्टेशन जो है इनके 2 हैं, एक नॉर्थ इंडिया में मानेसर हो गया, एक साउथ में है हैदराबाद में, तो फास्टेस्ट मूवमेंट होता है हवाई जहाज से और फटाफट वो कहीं पे भी जहां भी खतरा है वहां पहुंच जाते हैं और अपनी कार्रवाई करते हैं। इनका सबसे बड़ा महत्व रोल हमने अगर रिसेंट पास्ट में देखा वो है 26/11 का मुंबई टेररिस्ट अटैक। उसके अंदर जो रोल निभाया था खास तौर से ताज होटल के अंदर, वो सब एनएसजी वाले ही थे। और 7वां और लास्ट जो है वो है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल मार्च 1963, ये भी जब चाइना का वॉर हुआ उसके बाद ही ये भी इसका गठन हुआ, लेकिन इसका गठन हुआ था पहले जो था स्पेशल सिक्योरिटी कहना चाहिए, इसका अलग रोल था, एसएसबी नाम दिया गया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पहले जो है एनएसजी और भूटान बॉर्डर पर बीएसएफ डिप्लॉय हुआ करती थी। आज की तारीख में ये जो 2 बॉर्डर हैं, जो नेपाल से लगे हुए हैं और जो भूटान से लगे हुए हैं, उसका रोल और उसका जो कर्तव्य है उसका देने का वो एसएसबी का जिम्मेदारी बना दी गई है। इनको जो हमारे जब इलेक्शंस होते हैं और ख़ास तौर से मैदानी इलाके में जो कि नेपाल से और भूटान में लगे हुए हैं, तो कई बार इंसर्जेंट्स वहाँ से आकर और दखल अंदाजी करते हैं, तो इनका रोल इलेक्शन ड्यूटी में भी लगाया जाता है टू मैन पोलिंग बूथ्स। इनका आज की तारीख में डिप्लॉयमेंट तकरीबन 15 स्टेट में किया जाता है, बाकी अन्य कार्य में। ओके, एसएसबी पहले तो अगेन कंट्रीब्यूटरी फोर्स थी। आज की तारीख में इनका टोटल जो इसके अंदर इंडक्शन होता है वो टोटल इंडिपेंडेंट हो गया है। और अमूमन जो देखा जाता है इसमें जो लोग भर्ती होते हैं वो जहाँ पे ये डिप्लॉय होती हैं वहीं के रहने वाले होते हैं, ताकि उनको नज़रअंदाज अच्छी तरीके से वो इलाके को पहचाने और सिक्योरिटी देने में अच्छी तरीके से कामयाब रहे। इनका भी रोल जिस प्रकार से हमने आईटीबीपी को बताया था कि चाइना से एंटी स्मगलिंग
और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए है, उसी प्रकार से इनका भी यही काम नेपाल और भूटान बॉर्डर पे है। अभी मैंने बताया था कि बीएसएफ का रोल पाकिस्तान आईबी के साथ है। बीएसएफ का रोल एक और है जो मैंने बताना भूल गया, वो है बांग्लादेश बॉर्डर को भी देखभाल करना। तो इस तरह हमने देखा कि जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है अलग अलग फोर्स तैनात हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ है, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे एसएसबी है, चाइना बॉर्डर के ऊपर आईटीबीपी है और म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स है। जहाँ पे एलसी और एलएसी है वहाँ पे आर्मी है। तो इस प्रकार से बॉर्डर की पूरी बांट कर रखी है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ और जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस के लिए वो है एनएसजी। कुछ और भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके अलावा। एक स्पेशल आता है एसपीजी, इसका गठन 1985 में हुआ था और इसमें भी जो है वॉलंटियर लोग जाते हैं। इनका मेन मुद्दा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या मेंबर ऑफ देयर क्लोज फैमिलीज, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये जो आती है सीधे अंडर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट आती है और इसको जो गवर्न किया जाता है इसको एसपीजी एक्ट ऑफ 1988 से तहत में कवर करते हैं। अगला है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये सिक्योरिटी फोर्स है जिसको कि रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे संपत्ति और जो रेल के अंदर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना इनका काम है। और इनको स्पेशल पावर दी रखी है कि बिना वारंट के कोई गड़बड़ काम करे रेलवे संपत्ति के साथ या रेलवे पैसेंजर्स के साथ, तो उनके साथ पुलिस वाला काम यानी कि उनको अरेस्ट करने की भी पावर दे दी गई है विदाउट वारंट। अभी हाल में जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ भी का गठन हुआ है। इसका जो गठन हुआ था वो अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 से हुआ और इनका काम है चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे साइक्लोन आए, हर जगह ये कमिट होते हैं। इनका गठन जो है ये जो हमारे साथ हमने बताई थी आपको सीएपीएफ है, इन्हीं में से कुछ बटालियंस का रोल बदली करके एनडीआरएफ वाला रोल कर दिया गया है और साथ ही साथ वॉलंटियर्स भी इसके अंदर डिप्लॉय रहते हैं फ्रॉम आर्मी एंड अदर फोर्सेस। हर एक जो एनडीआरएफ बटालियन है उसका रोल महत्वपूर्ण अलग अलग है। तो कुछ जो पानी वाली आपदा आती है जैसे कि फ्लड्स तो या साइक्लोन कोस्टल इलाके में, तो उनसे जूझने के लिए, जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे जूझने के लिए अलग ट्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार से ये जो इंटरनल कभी नेचुरल डिजास्टर के कारण आपदा आती है देश के अंदर, तो उन्हीं के से जूझने के लिए, और हमने हाल में देखा है कि इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम सुनते रहते थे जब भी साइक्लोन आता था ईस्टर्न कोस्ट में तो बहुत सारे लोग मर जाते थे। आज जब पिछले 3-4 साल के अंदर जब भी ऐसा साइक्लोन अगर आया है या अर्थक्वेक आया है तो ये फटाफट पहुंच के राहत पहुंचाते हैं, सबको वार्निंग करते हैं कि कैसे कैसे अपने को बचाव रखना है। और अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो अभी सिंगल डिजिट या 2 डिजिट में आ गई है, पहले नहीं तो 4 डिजिट तक पहुंच जाती थी। आज की तारीख में ये 12 बटालियंस हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो